नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, बिहार सरकार और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। जबकि चुनाव चल रहा था तो आपने देखा होगा कि किस तरह से इस बात की चर्चा हो रही थी और सत्ता पक्ष में जो अभी है, एनडीए तो छोड़िए, महागठबंधन के लोग भी यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। जबकि इन बातों पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूर्ण विराम लगा दिया था और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि न दिल्ली में पीएम की पोस्ट खाली है और न ही बिहार में सीएम की पोस्ट खाली है। खैर, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ले ली। लेकिन उनके जो मंत्रिमंडल में लोग शामिल हुए, कल ही हमने इस बात पे चर्चा की थी कि जेडीयू कोटे से जो मंत्री बने हैं उनको जो विभाग मिले वो मंत्री भी कमोबेश वही हैं जो पहले से बनते हुए आ रहे हैं। और भाजपा में जो 14 मंत्री बने उसमें कुछ पुराने लोग, कुछ नए लोगों को मौका दिया गया। उसी प्रकार से चिराग पासवान की पार्टी से भी 2 लोग बने, जीतन राम मांझी से एक, और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। आज विभागों का बंटवारा हो गया और इन विभागों के बंटवारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल करके आई, आज हम लोग उसी बात की चर्चा करने वाले हैं और ये जानने की, ये समझाने की कोशिश करने वाले हैं कि इस पोर्टफोलियो का मिलने का कारण और किस प्रकार से आने वाले समय में बिहार की राजनीति एक अलग दिशा में बढ़ेगी। और जो 25 से 30 नीतीश सरकार की बात है, सरकार तो रहेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन अभी से 2030 की रणनीति को भी अंजाम दिया जाना शुरू हो गया, वो इस बात ने साबित कर दिया। क्योंकि पिछले 20 वर्षों से भले ही बीच में 2 बार महागठबंधन के सरकार के साथ भी नीतीश कुमार ने समझौता करके सरकार चलाई, मुख्यमंत्री वो खुद थे, लेकिन जो गृह मंत्रालय था वो हमेशा से नीतीश कुमार के पास में रहा है जब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा बिहार में आएगी, ये बात सत्य साबित हुई। और इसके अलावा ये मेरा पूरा अनुमान था कि इस बार गृह मंत्रालय भाजपा अपने पास रखेगी और इस बार गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी जी के पास आ गया। इसके मायने क्या है, इससे बिहार में आने वाले समय में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, यह भी जानना जरूरी है। आपने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं और कई बार बिहार के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं घटी है उस पर चूंकि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास में था तो सवाल इस पर भी उठते रहे हैं। लेकिन अब इस पोर्टफोलियो का सम्राट चौधरी जी के पास आना इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय की राजनीति और जो संकल्प पत्र में भाजपा ने कहा है उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट करेगी,
ये बातें मुख्य रूप से दिखाई देना शुरू हो गई, क्योंकि उसमें दो जो मंत्रालय है उसी के जिक्र होने आवश्यक है, क्योंकि वही आने वाले समय में बिहार के भविष्य को बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। इनफैक्ट 3 मंत्रालय, और वो तीनों मंत्रालय भाजपा के पास में गृह, उद्योग और कृषि, और इन तीनों विभागों के मिलने का आपस में सामंजस्य इस प्रकार से बैठता है कि कल के डेट में बिहार को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए इन तीनों विभागों में उस तरीके से काम किया जाए, उस तरह के डेवलपमेंट किए जाए जो 2030 की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदलेगी। अब 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात की गई, तो नौकरी और रोजगार कहीं भी किसी भी प्रदेश में किस प्रकार से इंडस्ट्रियां आती हैं, वो तो सिंगल विंडो पॉलिसी सरकार की होती है, वो तो है ही। वही सिर्फ एक बहुत बड़ा कारण नहीं होता है। सबसे बड़ा कारण जो होता है वो ये है कि वहां की कानून व्यवस्था, वहां के लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से है। जो लोग उस राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, क्या उनके पैसे वो खुद कितने सुरक्षित रहेंगे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के शासनकाल तक किस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश गिना जाता था, और आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा होती है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनाव के दौरान जनसभा में आते थे, तो उनका जो मॉडल है बुलडोजर, वो सभी जगह दिखाई देता था। और इसी वजह से अब स्वतंत्र प्रभार मिला है सम्राट चौधरी जी को गृह विभाग का। उसके लिए उनका सादर अभिनंदन, और उम्मीद यही रहेगी कि बिहार की कानून व्यवस्था, लोगों के बीच सुरक्षा और एक भयमुक्त बिहार बनाने में उनका महत्वपूर्ण रोल आने वाले समय में दिखाई देगा। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी जी ने शपथ ग्रहण किया, डिप्टी सीएम के पदभार को संभाला, और उसी के साथ इस सरकार में और बिहार के अंदर खास करके सबसे बड़ी पार्टी का सर्वमान्य नेता चुना जाना, उनकी विश्वसनीयता को पार्टी ने माना जाना, और संगठन से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक ने सम्राट चौधरी जी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसी का परिणाम है कि इस 20 साल के शासनकाल के बाद जो पद हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास रखते थे, वो पद, वो विभाग आज सम्राट चौधरी को मिला। और जिस प्रकार से उनकी राजनीतिक छवि, और बिहार में चाहे जंगलराज की बात हो, चाहे नीतीश कुमार जी के सुशासन की बात हो, वो सभी सरकारों के अंदर मंत्री की भूमिका में रहे हैं और अन्य अन्य
पदों पर कार्य करते हुए अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े हैं। इसलिए प्रशासक के तौर पर और जिस प्रकार से उनका खुद का भी नेटवर्क है, उसके हिसाब से उम्मीद करते हैं कि गृह विभाग मिलने के बाद लॉ एंड ऑर्डर, भयमुक्त शासन करने के लिए एक ऐसा बिहार में माहौल जनरेट हो जिससे इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे चीज बिहार में तेजी से इसका विकास हो, जिससे पलायन की जो स्थिति बनी वो बंद तो नहीं हो सकती, लेकिन जितना कम किया जा सकता है उसे कम करने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। हालांकि उद्योग विभाग के बारे में कहा जाता है कि जो भी नेता को यह विभाग मिलता है उनके पास यह विभाग ज्यादा दिन तक रहता नहीं है, और बाद में उनकी स्थिति क्या होती है यह भी आप लोग पिछले 2-3 कार्यकाल के अंदर आपने देखा। शहनवाज हुसैन जी को मिला, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन आज वो कहां है। नीतीश मिश्रा जी ने भी पिछले 1 साल में जितना भी समय मिला उसके अनुरूप जितना कार्य वो कर सकते थे उन्होंने किया, और उसका पूरा निचोड़ निकालकर उन्होंने नीतीश कुमार जी को यह एश्योर्ड किया कि आप 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात कर सकते हैं, हम इसको फुलफिल करेंगे। और इसी के चलते नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ने यह घोषणा इस चुनाव के लिए की। साथ ही साथ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वरोजगार के लिए जो 10,000 रुपए का अनुदान दिया गया कि उससे वो कोई भी रोजगार स्टार्ट कर सकें, और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए फिर बाद में 2 लाख रुपया भी दिया जा सकता है, इसका भी उन्होंने प्लान किया। तो ये सारी चीजें आपने देखी। एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि राम कृपाल यादव जी को दानापुर से चुनाव लड़वाया गया, और यह तय था कि वो चुनाव जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, और उनको भी जो मंत्रालय मिला है कृषि, वो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि बिहार भी कृषि प्रधान राज्य में आता है। बहुत सारे यहां पे किसान है जो खेती करते हैं। उसमें क्या नया डेवलपमेंट हो सकता है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिहार में कई सारे चीनी मिल हुआ करते थे, उसके रीडेवलपमेंट के दिशा में जो बातें कही हैं, अगर वो चालू होते हैं और किसानों को प्रॉपर तरीके से गन्ना का मूल्य मिलता है, और चीनी मिल, बिहार में जितनी भी चीनी मिल अगर उसको दोबारा से चालू कर दिया जाता है तो ये बिहार के विकास में एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात आप लोगों को पता है नहीं पता है, फिर भी मैं बता दूं कि एक त्रिवेणी संगम की बात चली थी बिहार के राजनीति में, जिसमें यादव, कुशवाहा और कुर्मी की बात चली थी। तो यादव समाज से लालू प्रसाद यादव ने 15 साल बिहार में राज किया, उनके और राबड़ी देवी के शासनकाल को ले ले। कुशवाहा को मौका नहीं मिला, कुर्मी को मौका मिला, और नीतीश कुमार जी ने 20 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का काम किया, और आज भी वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। लेकिन यहां से जो अधिकार मिलने थे कुशवाहा समाज को, उसकी रूपरेखा को तैयार कर दी गई है। आने वाले समय में यह तय हो गया है कि अगला सीएम
इसी समाज से होगा और उसको रिप्रेजेंट करेंगे सम्राट चौधरी। और इन्हीं सब चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो उनके मंत्रालय से, उनके कद को लेकर, उनके प्रशासनिक क्षमता को लेकर और जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व ने उनको स्वीकारा है, आगे बढ़ाया है और जिस प्रकार का जनादेश भाजपा को इस बार मिला, ये सारे के सारे चीज का क्रेडिट पूरी तरह से सम्राट चौधरी जी को जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बिहार एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है और किस प्रकार से इसकी दिशा और दशा तैयार होती है उसकी पटकथा तो लिखी जा चुकी है। आने वाले समय में यह किस प्रकार से आगे बढ़ता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं यह बिहार की राजनीति की सिलसिला इसी दिशा से तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पे यह पूरी रूपरेखा केंद्र के द्वारा निगरानी की जाएगी। इसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और पीयूष गोयल साहब को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले अगले 3 सालों के अंदर बिहार कैसे उद्यमी राज्य के रूप में विकसित हो सके, इसका पूरा रूपरेखा रोड मैप तैयार किया गया है और इसकी मॉनिटरिंग वहां से की जाएगी। इस बात को आप गांठ बांधिए। उम्मीद करता हूं मेरा यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।